गली का कुत्ता, न घर का न घाट का। नेतन्याहू की यही हालत हो गई है। कल हमास ने एक वीडियो रिलीज किया। वो वीडियो एक अमेरिकन ऑफिसर का, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बड़े अमेरिकन ऑफिसर्स हमास के कब्जे में हैं। एक बड़े अमेरिकन ऑफिसर का था और उसका दो वीडियो उसके रिलीज किए। एक वीडियो जो 7 अक्टूबर को लिया गया, जब वो हमास ने जब गाजा पे हमला किया तो उसको अगवा किया, उसका वीडियो। उसके बाद उसका दूसरा वीडियो जो कल रिलीज हुआ है, अभी वो हमास का होस्टेज है, उसका एक हाथ, उसका आधा हाथ उस पूरी 7 अक्टूबर की लड़ाई में जो इजराइल की फौजों ने हमास पे फायर किया तो उसमें उसका आधा हाथ चला गया। और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है इस समय। हमास ने उसका इलाज किया, उसकी सर्जरी की, और वो कह रहा है, नेतन्याहू को सीधे सीधे गाली दे रहा है। कह रहा है कि तुमने इस जो भी इजराइल है उसका नाम खराब कर दिया। तुम्हें अपने होस्टेजेस की चिंता नहीं, तुम्हें अपने लोगों की चिंता नहीं, तुम्हें अपने सिटीजन्स की चिंता नहीं। तुम्हें पड़ी है तो अपनी कुर्सी की पड़ी है, और इसके लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो हमको सेक्रीफाइस करने के लिए, हमारे सिटीजन्स को सेक्रीफाइस करने के लिए। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। माफ़ करिएगा, मैं ये पहले कहना भूल गया। मैं अभी भी अमरावती में हूँ। आज मैं जा रहा हूँ नागपुर, उसके बाद लखनऊ, और मैं फिर अब इंडियन इलेक्शंस पे मैं धीरे धीरे आपको पोस्ट करूँगा। अभी देखिए क्या है, ये जो घटना घटी है, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद इजराइल में अपराइजिंग हो गई। इजराइल में नेतन्याहू के घर को लोगों ने घेर लिया। जब से ये वीडियो सामने आए, नेतन्याहू के घर को पूरी तरह से घेर लिया गया है, और उसमें जो है एक राइट पुलिस आ गई है। इस बार मुझे लगता है कि इजराइल में गोली चलेगी पक्का। मतलब वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो आर्मी है, वो जनता पे गोली चलाएगी। और ऐसी स्थिति में मतलब आज से शुरू हो रहा है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 दिन में वो ये बात तय है कि वहाँ कोई बड़ी घटना होगी। अब इसके पीछे का देखिए पूरा बैकग्राउंड है। इसके पीछे का बैकग्राउंड यह है कि जो होस्टेजेस हमास के पास हैं 130, उसमें से नेतन्याहू का कहना है कि कुछ 35 मारे जा चुके हैं। तो अब हम होस्टेजेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा है ही नहीं, तो हम लेके क्या करेंगे। तो लेकिन इसको खुद नहीं, खोल के नहीं कह पा रहा है। खुल के कैसे कहते वो कि अपनी जनता के सामने कि होस्टेजेस को हम नहीं लेंगे। तो अब सवाल ये है कि जो उस वीडियो में जो आईडीएफ ऑफिसर बोल रहा है, वो सीधे सीधे नेतन्याहू को अक्यूज कर रहा है। एक वो रियलिटी है, और एक ये रियलिटी है जो नेतन्याहू पूरी दुनिया को सेल कर रहा है कि देखो, हम राफा पे कब्जा करेंगे और हमास की 4 बटालियन जो बची हुई हैं वो हम खत्म कर देंगे। ये बिल्कुल हास्यास्पद बात। ये वही बात हो गई कि कोई देश सोचे कि हम भारत पे हमला करेंगे, जो सोल्जर्स वहाँ लद्दाख वगैरह में उन्हें ख़त्म कर देंगे, बस भारत सेना ख़त्म। मतलब 1 मिलियन के ऊपर की सेना वो ख़त्म, ये इतने से। ये जो हास्यास्पद बातें हैं, ये सब बातें नेतन्याहू की मानसिक दिशा दिखा रहा है। हर्निया का पेशेंट है वो, अभी उसका ऑपरेशन हुआ, पता नहीं कितना सफल हुआ कितना नहीं हुआ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कुछ घातक बीमारी नेतन्याहू को है, जिसकी वजह से वो अनसेटल सा हो गया है। एक और जो बहुत बड़ी बात कि अब जो गाजा की जो लड़ाई है, जो फिलिस्तीनी आज़ादी की लड़ाई है, पूरी दुनिया में फैल गई। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो मैंने कल आपको बताया था कि एक वीडियो आया है कि उसमें किस तरीके से हम्बोल्ट जो यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, उसके स्टूडेंट्स किस तरह से पुलिस से लड़ रहे हैं, पुलिस को पीछे ढकेल रहे हैं, और एक टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं कि एक सक्रिय ओपनिंग में उसको पुलिस को अंदर बुला रहे हैं, फंसा दे रहे हैं और फिर पीछे ढकेल रहे हैं। वैसे ही हमास कर रहा है गाजा में कि वो सुरंगों में आईडीएफ को लुभा के बुलाता है और फिर उनको उड़ा देता है। यहाँ फ़र्क यह है कि यहाँ पर हथियारों से हो रही है, और वहाँ पर एक जैसे जन आंदोलन होता है बिना हथियारों का, वो हो रहा है। लेकिन दोनों में कन्फ्रंटेशन हो रहा है। और एक बात आपको बता दें, अमेरिका की हालत जानते हैं इस समय क्या है। अमेरिका चुनाव जाने वाला है। ये अमेरिका में चुनाव होने जा रहा है। 11 यूनिवर्सिटीज इस समय डिस्टर्ब्ड हैं। मैं किस किस का नाम लूं? येल, कैलिफोर्निया, हार्वर्ड, कोलंबिया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, हम्बोल्ट। अरे यार, मतलब कुछ तो ये वो स्थिति आ गई है जब 1960s के अंत में वियतनाम के खिलाफ विद्रोह हुआ था। उसमें
अमेरिकन्स ने अपने कैंपसेस को टेक ओवर कर लिया था और केंट स्टेट यूनिवर्सिटी में गोली चली थी जिसमें 4 अमेरिकन स्टूडेंट्स मारे गए थे। और गोली किसने चलाई थी? नेशनल गार्ड्स ने। नेशनल गार्ड्स कौन होते हैं? नेशनल गार्ड्स होते हैं अमेरिका की पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे अपने यहाँ की सीआरपीएफ और बीएसएफ है। थोड़ा उनको थोड़ा और उससे ऊंचा होता है, लेकिन नेशनल गार्ड्स के पास हथियार होते हैं और वो गोली चला सकता है। जो पुलिस अभी तक जो स्टूडेंट्स से सामना कर रही थी, वो उसके हाथ में बेटन्स होती हैं, उसके हाथ में गन्स नहीं होती। गन्स होती हैं बट वो यूज नहीं कर सकता स्टूडेंट्स के ऊपर। नेशनल गार्ड यूज कर सकता। और नेशनल गार्ड कहाँ बुलाया गया? सबसे पहले आज एक अद्भुत वीडियो आया। ये वीडियो कहाँ का था? यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, यूएससी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न ये कैलिफोर्निया बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर जो वीडियो है आप देखिएगा, दंग रह जाइएगा। जैसे आईडीएफ गाजा में मार्च कर रही है, उसी तरीके से वहां पर नेशनल गार्ड मार्च कर रही है, बिल्कुल उसी तरीके से। और उसके बाद जो हैं वो पूरे ड्रोन्स वगैरह उनके तैयार हैं। उसके बाद उनके पास हथियार हैं, उनके पास गन्स हैं, और उन गन्स से वो मार्च कर रही। अरे जैसे अपने यहाँ कर्फ्यू वगैरह लगता है और जिस तरह से एक आर्मी का फ्लैग मार्च होता है, पैरामिलिट्री का फ्लैग मार्च होता है, हम सब ने कभी ना कभी उस चीज़ को देखा है। तो वो वाली सिचुएशन अमेरिका में है और पूरी यूनिवर्सिटीज़ में है। दूसरी बात बताएं आपको कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो उसका फाउंडर जॉन हार्वर्ड, उसको उसके मुंह पे, उसके स्टैचू पे जूता पहना दिया गया। उसके स्टैचू पे जूता पहना दिया गया। वैसे भी देखिए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की जो फाउंडर्स हैं, इनका बड़ा गंदा इतिहास रहा। ये सब अमेरिका की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही फाउंडर का इसका जो रिकॉर्ड है सिविल राइट्स का, इसका जो रिकॉर्ड है ब्लैक्स के ऊपर ऑपरेशन का, इसका जो रिकॉर्ड है जायनिज़म के साथ साठगांठ करने का, ये बड़ा गंदा इतिहास है। और अभी भी देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब देखिए सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जो एक बात लेनिन ने कभी कही थी कि जब आंदोलन होता है तो तथ्य सामने आते हैं। तथ्य किताबों में नहीं होते। जो कुछ किताबों में थोड़ा बहुत हैं वो ठीक है, लेकिन जो तथ्य, असली तथ्य हैं, जो तथ्य दुनिया चला रहे हैं, वो आपको नहीं सब वो किताबें नहीं छापती। जैसे सही आंकड़े मोदी सरकार नहीं छापती, उसी तरीके से ये जो आंदोलन चल रहे हैं इनसे तथ्य आ रहे हैं। और तथ्य क्या आ रहे हैं? तथ्य आ रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में का जो 51 बिलियन जो उसका ओवरऑल बजट है, और 51 बिलियन मतलब 5,000 करोड़ डॉलर, मतलब भारत के बजट, भारत का करीब 25-30 लाख करोड़ बजट है, इनका 5,000 करोड़ डॉलर, 5,000 करोड़ डॉलर, 1,000 करोड़ डॉलर करीब 83,000 करोड़ रुपए आपको लगता है, मतलब लगता है। तो 83 × 5 करके देख लीजिए, कम से कम लगभग आधा बजट भारत का वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बजट है। उसका 200 मिलियन ये लोग इजराइल की कंपनीज में इन्वेस्ट करते। कौन? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये एक अमेरिकन, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज है ना वो, तो वो लोग पैसा भी कमाती हैं। पढ़ाई में उनका बड़ा नाम है। भारत में लोग मरे जा रहे हैं। आईवी लीग में जाओ, येल में जाओ, हार्वर्ड में जाओ, अरे वहाँ जाओ देखो क्या हो रहा है। वहाँ के छात्र विद्रोह कर रहे हैं, कभी भी गोली चल सकती है, कभी भी लोग मारे जा सकते हैं। वहाँ पर एक दूसरा फिलिस्तीन तैयार हो रहा है अमेरिका में। और अमेरिका में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी कैंपस में, फ्रांस में, इसमें फ्रांस की हालत आपको पता है। फ्रांस में 1968 में जो विद्रोह हुआ था, जो कि छात्र अपराइजिंग हुई थी, बहुत बड़ी, फेमस है वो फ्रेंच उसको द सेकंड फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। उसमें छात्रों ने 1 महीने के अंदर डिगॉल की गवर्नमेंट जो थी उसको घुटनों पे ला दिया था। और मुद्दे यही थे, वियतनाम वॉर का विरोध और उनके जो अपने लोकल इश्यूज थे, और जो अथॉरिटेरियन उनकी गवर्नमेंट्स थी, यूरोप की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स थी। 1968 के बाद जो है वहाँ पर थोड़ा डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह की बात आई। लेकिन आज देखिए क्या हालत है। आज यह हालत है कि 1972 में आखिरी बार नेशनल गार्ड्स ने अमेरिका के छात्रों पर गोली चलाई थी, और आज वो नौबत आ गई है कि फिर से उसको गोली चलाने पे मजबूर होना पड़ सकता है। कुछ भी हो सकता है। देखिए बात मैं उसको इस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि जब घटना घटेगी उसके बाद आपको देखिए, आपको भी समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूं उसकी ग्रेविटी क्या है। हो क्या रहा है कि एक तरफ गाजा में लड़ाई हो रही है, जो साम्राज्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है जो दुनिया को चलाती है अमेरिका के नेतृत्व में, उसका जो सबसे बड़ा कोर है इजराइल, उसका जो सबसे बड़ा लठैत है इजराइल, उसके खिलाफ विद्रोह हो रहा है। ठीक। और वहां पर
जो इंपीरियलिज्म का जो एक अदृश्य सेंटर है अमेरिका, वहां पर भी विद्रोह हो रहा है। तो ये देखिए एक पूरा एक आंदोलन, दुनिया भर का आंदोलन, रेजिस्टेंस मूवमेंट बनता चला जा रहा है अगेंस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म। इसको समझिए, इसको ये मत आप उसका ये मत सोचिए कि ये बौद्धिक चीज है और इसको हमको समझने की क्या जरूरत है। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो आप वाकई गाजा में जो हो रहा है वो नहीं समझ सकते हैं कि जो फिलिस्तीन रेजिस्टेंस है, जो हमास है, वो क्या कर रहा है, वो वो क्यों घबराए हुए, पूरी दुनिया के अमीर क्यों घबराए हुए हैं। एक साउथ अफ्रीका में तो ये बात नहीं थी, साउथ अफ्रीका को तो अपार्थाइड वहां से हट गया, उसमें वो चैलेंज नहीं था साउथ अफ्रीका के आंदोलन में, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की जो रिजीम थी वो उस तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल की इतनी बड़ी लठैत नहीं थी जैसे इजराइल है। इजराइल शुरू से रहा है, और इजराइल में जैसे मैंने बताया कि सद्दाम हुसैन के यहाँ से लूटा गया पैसा, अफगानिस्तान से लूटा गया, जो इकोनॉमिक पॉलिसी से ये जो IMF वर्ल्ड बैंक लूटते हैं वो अलग है। ये सीधे सीधे जो लूट हुई है, जिसके लिए इराक वॉर की गई, जिसके लिए अफगानिस्तान की लड़ाई की गई, वो जो लूट है, और जो दुनिया में और भी हर देश में और लगातार चल रही है, किसी न किसी देश में आप देखिए अमेरिकन बेसेस हैं, कहीं इजराइल है, कहीं कोई और यूरोपियन देश है, अभी वो पूरी तरह से लूट रहे हैं। दुनिया उनके कब्जे में थी 1947 तक। पूरा एशिया बांट लिया था फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इन्हीं सब लोगों ने। और उसके बाद आज़ादी मिली, उसके बाद तमाम एशिया और अफ्रीका के देशों को, भारत को भी। तो उसके बाद भी देखिए तो फिर से 91 के बाद फिर से इन लोगों ने शुरू किया कि हम फिर से इन सारी कंट्रीज को दोबारा रिकॉलोनाइज करेंगे नए तरीके से। इनके रूलर्स को नहीं हटाएंगे, इन पे फिजिकल कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन हम इनको कॉलोनाइज करेंगे। तो अब ये जो देखिए सिचुएशन है, इसको समझने के लिए एक गंभीर अध्ययन की जरूरत है। और मैं सीरियसली सोच रहा हूं कि अमरीश मिश्रा स्पीक्स पे जो मैं खबरें लाता हूं पैलेस्टाइन पे, उसको धीरे धीरे बढ़ाऊं, वर्ल्ड इवेंट्स को कवर करूं, और एजुकेशन भी आप ही लोगों का सजेशन था कि एजुकेशन चैनल भी शुरू करना जरूरी है। देखिए अभी क्या है कि 10 मई को 1857 की 167th एनिवर्सरी होने जा रही है। 10 मई को, अभी 10 मई जो आ रहा है 2024। तो और मेरी 2000 पेज की किताब है वॉर ऑफ सिविलाइजेशन 1857 पे, जो कि हाईली फेलिसिटेटेड है, जिसको अवार्ड्स मिल चुके हैं, सब कुछ। तो मैं 1857 पे लेसन्स शुरू करूंगा, और आज के लिए वो क्यों रेलेवेंट है उसको मैं शुरू करूंगा। तो वो आपको बताएगा कि कैसे भारत के हर जिले में हिंदू मुस्लिम एकता, कैसे जातियों में एकता, ब्राह्मण दलित सब एक साथ लड़ रहे हैं, मराठा मुस्लिम सब जो भी एक दूसरे के खिलाफ पहले लड़े थे 1857 के पहले, वो 1857 में सब मिल के अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे लड़े, कहाँ कहाँ क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, और मैं उनका आज की लड़ाइयों से जोड़ूंगा, जो हमास और पैलेस्टीन रेजिस्टेंस जो गाजा में लड़ रहा है, उसमें आप देखिएगा टैक्टिक्स में सिमिलैरिटी है। ये सारी, क्योंकि 1857 हमको अपने दिमाग में बिल्ड करना है कि 1857 जो है वो बहुत बड़ा एक तरह से जो उस समय का जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके राज को उसने खत्म किया। मैं आपको बता रहा हूँ, अंग्रेजी राज को जो अंग्रेजों ने डायरेक्ट रूल किया यहाँ पर, जिसको कांग्रेस के और गांधी लेड मूवमेंट ने खत्म किया, उसको खत्म करना ज़्यादा आसान था, क्योंकि उसके पास उस तरीके के टेक्टिकल्स नहीं थे। लेकिन एक विदेशी कंपनी जो देश के ही लोगों के द्वारा रेस की गई भाड़े की सेना, जो देश के लोगों की भाड़े की सेना बना के रूल कर रही थी, उसका बिल्कुल ऑटोक्रेटिक रूल था, वहाँ कोई राइट्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। वो उसको उखाड़ फेंकना ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये 75% आज़ादी है जो हमको 1857 में मिली। और 1947 में भी मेरा ये मत है कि ये 1857 का डर है कि दोबारा ना हो जाए, क्योंकि नेवल म्यूटिनी हो गई थी, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस वाला NIA ट्रायल शुरू हो गए थे। तो इस वजह, इस डर से गांधी और नेहरू के आंदोलन का जो योगदान है सो है, उससे कोई इनकार नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो 1857 दूसरी म्यूटिनी और द ब्रिटिश फियर इन 1947 was the second mutiny, and that is why they left. That is why they left. That is this is history and this is the truth. And this was admitted by Prime Minister जो उस समय के एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, लेबर पार्टी के, जो जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो उन्होंने ये बात बाकायदा कही है कि
अगर हम लोगों को ये खतरा नहीं होता तो शायद 10 साल और हम खींच देते। तो अब आप ये बताइए कि जब हिंदुस्तान में 1857 का जो रेलेवेंस, स्पेशली आज के कॉन्टेक्स्ट में, जब पूरी गाजा का युद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया में अपराइजिंग हो रही है, अभी स्टूडेंट्स तो वैनगार्ड है ना, स्टूडेंट्स आर द वैनगार्ड, स्टूडेंट्स अगवा एक ताकत है, आगे जो लीड करते हैं, स्टूडेंट्स जो करते हैं वही होता है। और स्टूडेंट्स ने अगर अपराइजिंग कर दी है गाजा के इशू में, तो आप सोच लीजिए कि गाजा का इशू कितनी दूर तक फैल गया है। और अभी तो पूरा यूरोप इसके जद में आएगा, अभी उसके आगे एशिया के जो तमाम कॉलेजेस हैं, ये हैं, वो सब उसकी जद में आएंगे ऑलरेडी। लेकिन मैं अब बता रहा हूँ कि मतलब सलूट मैं करना चाहूँगा अमेरिकन स्टूडेंट्स को कि उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो इस मामले में सबसे ज़्यादा है। टर्की में भी देखिए इंसिडेंट हुआ। टर्की में एक कंपनी है जो इजराइल के साथ बिजनेस करती है और उसको कुछ ऑटो पार्ट्स वगैरह बेचती है। तो टर्की में उस कंपनी का जो चीफ है वो भाषण दे रहा था, और टर्की में, जबकि टर्की में एक तरीके मतलब उतना ज़्यादा आपको बोलने की, उस तरीके की बोलने की आज़ादी है, लेकिन मतलब आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकते। लेकिन वहाँ पर छात्र खड़े हो गए, और ये जो कंपनी है ये अपने को गवर्नमेंट से क्लोज कहती है, और वो उन छात्रों ने उस कंपनी को धो डाला। और जब वो छात्र उस कंपनी को धो रहे थे टर्की में, तो टर्किश पुलिस ने इंटरवीन नहीं किया, टर्किश पुलिस ने इंटरवीन नहीं किया। इसका मतलब है कि ऊपर से ऑर्डर है कि सीधी बात है कि अगर पहले फिलिस्तीन के मुद्दे पे छात्र आंदोलित होते हैं टर्की में, फिलिस्तीन के मुद्दे पे अगर कुछ बड़ी बात भी हो जाती है, कुछ कंपनी जो टर्किश कंपनीज हैं जो बिजनेस कर रही हैं, उनके लीडर्स की घेराघारी भी हो जाती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। इसका दमन आप नहीं कर सकते। अभी देखिए वो जो फ्लोटेला मैंने कहा था, अंतर्राष्ट्रीय फोर्स जो गाजा पहुंच रही है, आज 25 तारीख के मेरे ख्याल से 26-27 तक वो गाजा पहुंच जाएगी। उसमें टर्की के बहुत लोग हैं, और उसमें कुछ आर्मी वेटरन्स भी हैं। बल्कि उसके बारे में मुझे और खबर मिली है, यूएस आर्मी वेटरन्स भी हैं उसमें। इस बार 1000 लोग जा रहे हैं। पिछली बार 529 या 629 गए थे, उनके पास आर्म्स भी नहीं थे। इस बार जो है पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, और पूरी तैयारी का आप मतलब समझ रहे हैं। अगर समुद्र में जंग छिड़ गई और जो वेटरन्स हैं वो गन्स कैरी कर रहे हैं और गोली चल गई दोनों तरफ से, सोचिए क्या होगा। वर्ल्ड वॉर तो ये है ना, वर्ल्ड वॉर तो जनता इस बार शुरू करेगी। वर्ल्ड वॉर देशों के बीच नहीं हो रही है, तीसरी वर्ल्ड वॉर जनता शुरू कर रही है। अगर क्या इसमें पक्का है, क्योंकि इजराइल रोकेगा या तो सरेंडर करेगा, उनको आने देगा, तब तो हमास की जीत है, और नहीं तो गोली चलाएगा तब भी हमास की जीत है। क्योंकि आप गोली चलाओगे इंटरनेशनल फोर्सेस पे, उसमें हर नेशनैलिटी के लोग हैं, वो मारे जाएंगे, क्या होगा। और गाजा में हम एड ना पहुंचाएं, जहां लोग भूखों मर रहे हैं, ये तो आप रोक नहीं सकते ना। ये कोई गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि नहीं हमारे लोग गाजा ना जाएं, हमारे लोग एड देने ना जाएं। भारत में भी अगर कोई इस तरह से एक ग्रुप तैयार होता है तो वो भी जा सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हम एड देने जा रहे हैं ना, हम अपने व्यक्तिगत, हम तो सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, हम अपना व्यक्तिगत अपने वो कलेक्ट करके, रिसोर्सेज कलेक्ट करके, हम समुद्र के माध्यम से या जैसे भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो इसके लिए भारत में, और मैं इस बात को जानता हूँ, आने वाले दिनों में अभी इलेक्शन हो जाए, इसके बाद ये स्थिति बनेगी, क्योंकि अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी। और लड़ाई देखिए, वॉर हार चुकी। मैं बार बार कह रहा हूँ, 13 अप्रैल 2024 को जब ईरान की मिसाइल्स घुसे इसराइल में, तो इसराइल लड़ाई हार गया, वॉर हार गया, युद्ध हार गया। लेकिन लड़ाइयाँ जो हैं, बैटल्स, वो चलती रहेंगी। और गाजा में एड पहुँचाना भी एक बैटल है, बहुत बड़ी बैटल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कर गई थी 1945 ये अगस्त में, लेकिन उसके बाद भी छिटपुट लड़ाइयाँ होती रही, लंबे, मतलब 6 महीना ऐसे इस तरह के स्कर्मिशेस होते रहे। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमारी भूमिका क्या है। हमारी भूमिका देखिए, कम से कम हम जो भारत में ऐसा आंदोलन पैदा करें छात्रों के बीच और सब फोर्सेस के बीच, एक तो वो हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि इंडियन कैंपसेस को जाके, मैं खुद ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद इंडियन कैंपसेस को जाके मैं एड्रेस करूँगा, और स्टूडेंट्स को मैं एक तरह से उनका आह्वान करूँगा कि वो आएँ और वो पूरी तरह से अपने कैंपस पे कब्जा कर लें।
ये भारत में इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है।